बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़र इंटरफेसेस और लेआउट्स। लेआउट्स बेसिकली यूज़र इंटरफेस को कहा जाता है कि जो यूज़र को एक्टिविटी शो होती है, जिसको देख के यूज़र एप्लीकेशन को यूज़ करता है, उसको हम बोलते हैं लेआउट्स या यूज़र इंटरफेस। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं, फिर उनकी थोड़ी सी देखेंगे कि कोडिंग कैसे उनकी होती है, डिफरेंट लेआउट्स की, डिफरेंट लेआउट्स का यूज़ कैसे होता है और उनकी यूटिलाइजेशन वाला देखेंगे। सबसे पहले यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस आपको पता है कि वो चीज़ जिसके साथ आपका एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है और आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करता है। All user interface elements in an Android app are built using view and view group objects। क्या कि जितने भी यूज़र इंटरफेस हैं एंड्रॉयड ऐप के अंदर, वो बिल्ट इन होते हैं व्यू और व्यू ग्रुप्स के साथ। अब व्यू क्या है और व्यू ग्रुप्स, नाम से समझ आ रहे होंगे कि व्यू एक सिंगल एंटिटी का नाम होगा और व्यू ग्रुप्स दो या दो से ज्यादा एंटिटी को मिला के आपके ग्रुप की फॉर्म में जो डिस्प्ले होगा उसको हम व्यू ग्रुप्स बोलेंगे। तो व्यू होते हैं एन ऑब्जेक्ट दैट ड्रॉज समथिंग ऑन द स्क्रीन दैट द यूजर कैन इंटरेक्ट विद सच एज बटन एंड टेक्स्ट फील्ड्स। व्यू आपकी ऐसी एंटिटी या ऑब्जेक्ट जो स्क्रीन के ऊपर ड्रा किया जाता है और जिसको यूज करके आपका एंड यूजर इंटरेक्ट होता है, लाइक बटन्स हो गए, टेक्स्ट फील्ड होगी, लिस्ट व्यू हो गए, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्पिनर वाला, तो उनको यूज़ करके आपका इंटरेक्शन होती है। और व्यू ग्रुप मैंने आपको बताया है कि जो कि दो या दो से ज़्यादा व्यू से मिलके बनता है। अ व्यू ग्रुप इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स अदर व्यू एंड व्यू ग्रुप्स ऑब्जेक्ट। व्यू ग्रुप क्या है, जो आपका होल्ड करता है अदर व्यू को या व्यू ग्रुप को ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू डिफाइन द लेआउट ऑफ द इंटरफेस। कि जो आपका एक किस्म का लेआउट हो सकता है, सच एज लीनियर हो गया, रिलेटिव हो गया, ग्रिड व्यू होता है, कंस्ट्रेंट होता है। तो बेसिकली ये आपके लेआउट, ऐसा लेआउट जिसके अंदर आपके सारे व्यूज यूज हो रहे होते हैं, दो से चार, दो तीन चार या पूरी स्क्रीन जो जिस लेआउट के अंदर यूज होगी उसको हम बोलेंगे व्यू ग्रुप, जो होल्ड करता है सारे व्यूज को। तो व्यू एक सिंगल एंटिटी, व्यू ग्रुप दो या दो से ज्यादा जो एंटिटी को एज अ होल हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो वो व्यू ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल, the user interface for each component of your app is defined using a hierarchy of view and view group objects। हायरार्की का मतलब डिफरेंट लेवल्स में जो आपको डिफाइन किया जाता है आपके ऐप के कंपोनेंट्स को, तो वो हायरार्की बनती जाती है व्यू और व्यू ग्रुप्स की। आपके व्यू ग्रुप फॉर एग्जांपल एक लेआउट है, उसके अंदर मल्टीपल व्यूज यूज हो रहे हैं। अच्छा, फिर उन व्यूज में व्यू के अंदर आपको हो सकता है लेआउट यूज हो रहा हो, तो नेस्टेड आपके व्यू ग्रुप्स हो सकते हैं, एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट, दूसरे लेआउट के अंदर तीसरा, इस तरह भी आप यूज कर सकते हो। आपको ये जो ट्री की फॉर्म में एक शो हो रहा है डायग्राम, जिसमें क्या है कि आपका एक व्यू ग्रुप है, आप इसको कह सकते हो कि आपका एक्सटर्नल जो आपका लेआउट है, हम कहते हैं कि हमने रिलेटिव लेआउट यूज किया। इसके अंदर हमने दो व्यूज यूज किए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हमने बटन यूज कर लिया, एक टेक्स्ट व्यू यूज कर लिया, और उसके साथ हमने एक और व्यू ग्रुप यूज किया। इसका मतलब ये है कि हमने एक लेआउट के अंदर दूसरा लेआउट यूज कर रहे हैं या दूसरा व्यू ग्रुप यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल हमने रखा है रिलेटिव लेआउट, तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल, तो जो अंदर वाला है ये वाला जो आपको शो है, तो ये हम कह रहे हैं कि यार लीनियर लेआउट है और इसके अंदर हमने तीन व्यू यूज कर लिए हैं, तीन टेक्स्ट फील्ड यूज कर लिए हैं, टेक्स्ट व्यू यूज कर लिए हैं, एडिट टेक्स्ट यूज कर लिए हैं, कोई बटन यूज कर लिए हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो आपका इस तरह भी व्यू ग्रुप्स और ग्रुप्स आपस में लिंक होते हैं कि आप, अब ये व्यू ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसने तीन व्यूज को होल्ड किया हुआ है, दो व्यूज को और एक व्यू ग्रुप को। अब इस व्यू ग्रुप ने तीन व्यूज को होल्ड किया हुआ है, तीन सिंगल एंटिटीज को, तो ये आपका व्यू ग्रुप बन गया। अब इसने इस ग्रुप को प्लस दो और एंटिटी को इसने होल्ड किया हुआ है, तो इस तरह ये आपका व्यू ग्रुप बनता है जो दो या दो से ज्यादा एंटिटी को होल्ड करता है, और व्यू सिंगल एंटिटी होती है। यूजर इंटरफेस, in addition to using view and view group objects, you can also use several app components that offer a standard user interface layout for which you simply need to define the content। आपका यूजर इंटरफेस वो कह रहा है व्यू और व्यू ग्रुप्स के अलावा आप कुछ और ऐप कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन के कुछ और
एलिमेंट्स हैं जो आप यूज़ करते हो, जो स्टैंडर्ड लेआउट्स के साथ ऑफर होते हैं, और हम उनको डिफाइन करके, उनको मैनिपुलेट करके अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्शन बार, डायलॉग्स एंड स्टेटस नोटिफिकेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। एक्शन बार आपने देखा होगा जो टॉप पे होती है, डायलॉग बॉक्स जो आपको पॉपअप होकर जनरेट होता है, स्टेटस नोटिफिकेशन जो टॉप पे शो होता है, सीक बार्स, इस तरह काफी सारे के होते हैं। तो वो भी आप अपने व्यू और व्यू ग्रुप्स के साथ और आपके सेवरल ऐप कंपोनेंट्स है जो आप यूज करते हो। अच्छा, ये तो हमने देख लिया यार यूजर इंटरफेस और थोड़ा सा इनको डिफाइन कर लिया। अब हम आ जाते हैं यार लेआउट्स, क्योंकि आपके इंटरफेस टोटली डिपेंड करते हैं लेआउट्स के ऊपर, तो इसलिए हम डिफाइन करेंगे लेआउट्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमने लेआउट्स को पहले जेनेरिक देखेंगे अगर डिटेल में, और उसके वन बाय वन 2-3 लेआउट्स हम देख लेंगे कि उनकी कैसे यूजेज होती है। तो बाकी आप लोगों ने फिर खुद से सर्चिंग करनी है। 2-3 लेआउट्स को यूज करना, उनकी कोड कैसे लिखते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है, उनके क्या क्या मेन एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेआउट्स है, a layout define the visual structure for a user interface such as the user interface and interface for an activity। लेआउट डिफाइन करता है आपके विजुअल स्ट्रक्चर फॉर यूजर इंटरफेस। आपका जो यूजर इंटरफेस है उसके विजुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, सच है यूजर इंटरफेस फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी के लिए आपका जो यूजर इंटरफेस होता है, बाकी जो आपकी सारी चीजें होंगी। तो विजुअल स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका इंटरफेस का, वो जो डिफाइन होता है वो किसके अंदर होता है, लेआउट्स के अंदर, जितने भी आपकी एक्सएमएल फाइल होती है। अच्छा, 2 तरीके हैं आपके डिक्लेयर करने के लेआउट्स के। एक तो यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स एक्सएमएल के अंदर होते हैं, और दूसरे आप इंस्टेंशिएट करते हो लेआउट एलिमेंट्स को रन टाइम पे। पहले हम देखते हैं कि यूजर एलिमेंट्स, यूजर इंटरफेस को एक्सएमएल के अंदर कैसे यूज करते हैं। तो एंड्रॉइड प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सएमएल वोकैबुलरी दैट कॉरस्पॉन्ड टू द व्यू क्लासेस एंड सब क्लासेस। आपको एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है एक्सएमएल की वोकैबुलरीज जिसके अंदर आपकी बहुत सारी क्लासेस लिखी होती हैं। जैसे आप टैग को कॉल करते हो तो वो व्यू क्लासेस और सब क्लासेस को उनके अकॉर्डिंग कॉल कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट व्यू लिखा है तो बैकएंड पे टेक्स्ट व्यू की सारी कोडिंग को वो इंटीग्रेट कर लेगा वहां पे। एडिट टेक्स्ट लिखा है तो उसको कर लेगा, लिनियर लेआउट को कॉल किया तो वो कर लेगा। किसी तरह का भी आप टैग को यूज करोगे तो उसकी बैकएंड पे उसकी क्लास या सब क्लास को वो कॉल कर लेगा। तो ये बेस्ट तरीका है, आप लोग जब भी प्रायोरिटी इसी को देते हैं, और ये तरीका है जो आपको बिल्ट इन एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है कि आप लोग एक्सएमएल के अंदर कोडिंग करो और उसको इंटीग्रेट करो अपने जावा के कोड के साथ। इसके अलावा जो रन टाइम है एलिमेंट्स को जब इंस्टेंशिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, यूर एप्लीकेशन कैन क्रिएट व्यू एंड व्यू ग्रुप्स ऑब्जेक्ट, कि आपकी एप्लीकेशन जो है व्यू और व्यू ग्रुप्स ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया जाता है। वहाँ पे आपको बिल्ट-इन है आपने यूज करना होता है, यहाँ पे आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है और मैनिपुलेट करना पड़ता है जिन्हें प्रॉपर्टीज को प्रोग्रामेटिकली, कि आपने जावा के कोड के अंदर या रन टाइम पे आपने खुद से उसके अंदर फिर लॉजिक डिजाइन करनी है, खुद से डिजाइन करना, वो सारे प्रोसेस करने होते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन बेस्ट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यूज भी ये किया जाता है कि आप एक्सएमएल के थ्रू इसको करो। अच्छा जी, लेआउट्स में और देखते हैं कि the Android framework gives you the flexibility to use either or both of these methods for declaring and managing your application user interface। कि आपका जो Android framework है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप चाहो तो दोनों तरीके यूज कर सकते हो, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखे हैं कि एक्सएमएल के थ्रू भी कर सकते हो और आप लोग प्रोग्राम के थ्रू रन टाइम पे भी इसको कर सकते हो, कि आप जिस तरह चाहो उसको डिक्लेयर करो, मैनेज करो एप्लीकेशन को, और जिस तरह आपको इजी लगे आप उसको कर लो। लेकिन the advantage to declaring your UI in XML is that it's enable you to better separate the presentation of your application from the code that control its behavior। एडवांटेज क्या है कि आप अपने यूजर इंटरफेस को डिक्लेयर करो XML के अंदर, जो आपको इनेबल करता है बेटर सेपरेट द प्रेजेंटेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। मैंने आपको पहले बताया है कि आपका जो UML जो यूजर इंटरफेस है XML के अंदर डिक्लेयर करने से एडवांटेज मिलता है, वो आपको अलग से हेल्प आउट करता है मैनिपुलेट करने में। इसके बहुत से फायदे हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये MVC जो डिज़ाइन पैटर्न है उसके ऊपर वर्क करता है। आपकी सारी लेयर्स डिफरेंट लेयर्स में काम होता है। आपका कोड जो होता है, बैकएंड जो कंट्रोलर्स होते हैं वो आप जावा में लिखते हो, यूजर इंटरफेस या व्यूज जो बनाते हो वो एक्सएमएल के अंदर बनाते हो, और डेटाबेस को अलग से मैनेज करते हो। तो आपके डिफरेंट लेयर्स पे काम होता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि आप डिफरेंट लेयर्स पे जब काम करते हो तो आपका जो एक लेयर पे कोई चेंज होती है तो दूसरी लेयर पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। सेपरेटली कोडिंग होती है
और सेपरेटली आप कोई भी मॉडिफाई करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तो उसका बाकी 2 लेयर्स पे या बाकी कोड का एक्सएमएल से और एक्सएमएल का कोड से इफेक्ट नहीं होता। ये इन्होंने यही नीचे लिखा है कि यू कैन मॉडिफाई और अडॉप्ट इट विदाउट हैविंग नो मॉडिफाई योर सोर्स कोड। एक्सएमएल में करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप एक्सएमएल में चेंज करोगे तो आपको सोर्स कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। सोर्स कोड के ऊपर आप लॉजिक लगाओगे तो उसका एक्सएमएल से कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो डिफरेंट तरीके से एक्सएमएल में चेंजेस करो, सोर्स कोड इफेक्ट नहीं होगा, सोर्स कोड में चेंज करो, एक्सएमएल नहीं होगा। तो ये इसका बड़ा फायदा है आप एक्सएमएल में जब कोड लिखोगे। You can create XML layouts for different screen orientation, different device screen sizes and different languages. आप XML को लेआउट को XML के अंदर डिज़ाइन कर सकते हो अपनी डिवाइस के अकॉर्डिंग, उसकी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो, साइज क्या है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली वहाँ से यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम कि एक लेआउट है, लीनियर लेआउट की एग्जाम्पल है। तो जो कोड रेड में लिखा हुआ है ये मस्ट है लीनियर लेआउट के लिए। ये ओपन और क्लोज टैग है। आपको पता है जो टैग ओपन होता है उसको क्लोज भी करना होता है। क्लोज करने के लिए हमें / और जो भी टैग है वो लिखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, ये सब क्लास है क्लास, तो वो क्लोज हो जाती है। इसके अलावा ये जो है ना ब्लू में लिखा हुआ है, ये तो आपके व्यूज है, ये आप किसी भी लेआउट में सेम तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो रेड में कोड लिखा हुआ है स्पेसिफिकली उस व्यू के लिए या उस व्यू ग्रुप के लिए होता है जो हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने लीनियर लेआउट लिखा है तो लीनियर लेआउट के लिए फिर आपका मस्ट है कि अपनी ओरिएंटेशन सेट करनी है। अगर रिलेटिव लेआउट यूज करें तो उसके लिए ओरिएंटेशन का टैग नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। अगर आप ग्रिड व्यू लेआउट यूज कर रहे हो तो उसमें भी आपको अलग से डिवीजन करनी होती है स्क्रीन की कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में। वो हम आगे देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के ये एट्रीब्यूट्स जो है ना वो स्पेसिफिकली लीनियर लेआउट के हैं। तो हमने उन एट्रीब्यूट्स को यूज करके उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना होता है। तो हमने लेआउट बताया कि ये वर्टिकल है। वर्टिकल है तो जिस सीक्वेंस में हम ये व्यूज बनाते जाएंगे उसी सीक्वेंस में वो ड्रॉ होता जाएगा। हमने टेक्स्ट व्यू ऊपर रखा है, सबसे पहले टेक्स्ट व्यू शो होगा, फिर बटन होगा, और इस तरह जो हमने उसको साइज दिया है उसके मुताबिक वो शो होते जाएंगे। तो इसकी फॉर एग्जांपल हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया तो टेक्स्ट व्यू में लिखा होगा हेलो आई एम अ टेक्स्ट व्यू, और एक बटन लगा दिया, बटन के अंदर लिखा होगा हेलो आई एम अ बटन। और ये क्या हमने वर्टिकल लिखा है तो इसका मतलब ऊपर आपका टेक्स्ट व्यू होगा और नीचे आपका बटन होगा। और ये इसके जो है ना रेड फॉर्म में दोबारा बता रहा हूँ कि जो रेड कलर में कोड लिखा हुआ है ये स्पेसिफिकली इस क्लास या सब क्लास का पार्ट होता है। और ओरिएंटेशन जो है वो एट्रीब्यूट है लीनियर लेआउट का जिसमें हमने ओरिएंटेशन सेट करनी होती है। अच्छा, हमने फॉर एग्जांपल ये वाला लेआउट हमने लीनियर लेआउट एक बना लिया है जिसमें हमने जस्ट एक बटन और एक हमने बटन लगा दिया और एक हमने टेक्स्ट व्यू लगा दिया। अच्छा, इसके सेट करने के बाद आफ्टर यू हैव डिक्लेयर योर लेआउट एंड एक्सएमएल, सेव द फाइल विद द एक्सएमएल एक्सटेंशन। आपको फाइल एक्सएमएल एक्सटेंशन से सेव करनी होगी ताकि एंड्रॉइड स्टूडियो जो है आपका आईडी है वो समझ जाए। एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज कर रहे हो आपकी मर्जी है, एक्लिप्स में यूज कर रहे हो या जहाँ भी यूज कर रहे हो, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो बेस्ट है। तो आप जिसके अंदर भी यूज कर रहे हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी एक्सटेंशन एक्सएमएल देनी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो होता है और लेआउट के अंदर बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल फाइल्स होती हैं। जब हमने एप्लीकेशन रिसोर्सेज देखे थे तो हमने देखा था कि इसके लेआउट के रिसोर्स के फोल्डर के अंदर लेआउट का फोल्डर होता है सब, और उसके अंदर हमारे एक्सएमएल की ही फाइल्स होती हैं। कोई और लिखेंगे तो एरर देता है। तो हमें एक्सएमएल के जब लेआउट के अंदर कोई हम लेआउट डिजाइन करेंगे तो हमें अलग से उसका एक्सटेंशन नाम भी दे दो, वो बाय डिफॉल्ट एक्सएमएल का देगा ताकि हमें पता चल जाए यार ये एक्सएमएल एक फाइल है जिसके अंदर हमने एक लेआउट डिफाइन किया हुआ है। और इसको हमने रखना क्या है इस पाथ में, रिसोर्स के लेआउट के फोल्डर के अंदर। अच्छा, हमने ये तो लिख दिया ऊपर, हमने एक लीनियर लेआउट बनाया, उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट और बटन तो लगा दिया। अब उसको हम लोड करते हैं एक्सएमएल रिसोर्स को। उसको हम क्या करेंगे, व्हेन यू कंपाइल योर एप्लीकेशन ईच एक्सएमएल लेआउट फाइल इज कंपाइल्ड इनटू अ व्यू रिसोर्स। जब आप कंपाइल करोगे, इसको रन करोगे, तो आपका एक्सएमएल का जो लेआउट है वो आपकी व्यू रिसोर्सेज में कंपाइल होगी और उसको डिजाइन करती जाएगी। अब ये कैसे, हमने उसको सबसे पहले अपने कोड के अंदर कॉल करना होगा, उसके अंदर कॉल करके सेट करना होगा, उसके बाद जाके डिस्प्ले करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यू शुड लोड द लेआउट रिसोर्सेज फ्रॉम योर एप्लीकेशन कोड एंड योर एक्टिविटी डॉट ऑन क्रिएट कॉल बैक इम्प्लीमेंटेशंस। आप लोगों ने लोड करना है लेआउट रिसोर्सेज को अपनी एप्लीकेशन कोड से। उसके लिए आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन के अपने जावा के कोड के अंदर आना है,
और वहाँ पे आपको उसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन जो ऑन क्रिएट होगा, कॉल बैक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होगा जो कि जिसके अंदर आपने इसको सेट करना होगा। ऑन क्रिएट का फंक्शन एक्ट लाइक का मेन फंक्शन है। इसके अंदर आपने फिर यू कैन डू दिस बाय कॉलिंग, इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन सेट कंटेंट व्यू कर, हमने क्या करना होगा, ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर सेट करना होगा सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू का फंक्शन है बिल्ट इन, और उसके अंदर हमने कंटेंट जो दिखाना है, जो यूजर को दिखाना है, उसको सेट करना, और बाय पासिंग द रेफरेंस ऑफ योर लेआउट रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ r.layout.resource की फाइल नेम। अब इसमें क्या हो रहा है, आपने जावा के अंदर ऑन क्रिएट का बिल्ट इन फंक्शन है, उसके अंदर जाके ऑन क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन क्रिएट हो जाता है। उसके अंदर जाके आपने सेट कंटेंट व्यू, कि आपने कंटेंट कौन सा यूजर का दिखाना है वो सेट कर देना है। तो हमने अभी जो फॉर एग्जांपल जो ऊपर कोड लिखा था जिसमें एक बटन और टेक्स्ट लिखा है एक्सएमएल के अंदर, उसको जावा के अंदर कॉल करने के लिए हम उसको इस तरह लिखेंगे। आर हमारी क्लास है जो रिसोर्स के फोल्डर को हैंडल करती है, उसके अंदर सब फोल्डर पाथ दे दिया लेआउट का, और उसके अंदर हमारा फिर फाइल का नाम जो भी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है या जो भी फाइल का नाम है उसको देंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी फाइल इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। The onCreate callback methods and your activity is called by Android framework when your activity is launched. तो onCreate का जो फंक्शन होगा जब आपकी एक्टिविटी लॉन्च होगी तो बाय डिफॉल्ट onCreate के अंदर जो लेआउट सेट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कौन सा किया है, हमने फॉर एग्जांपल ये जो भी किया r.layout. और ये अभी जो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन हमने ये बनाया, इसका नाम हम फॉर एग्जांपल कहते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है। तो ये जब हम onCreate फंक्शन के अंदर सेट कंटेंट व्यू करेंगे तो वो ये डिस्प्ले हो जाएगा। हम देखते हैं कि कोड में कैसे लिखना है जावा में। फॉर एग्जांपल इफ योर एक्सएमएल लेआउट इज सेव्ड एज मेन अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्टिविटी, कि हमने जो कोड लिखा है उसका नाम रखा है मेन अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्सएमएल। तो आपने लोड कैसे करना है, आप ऑन क्रिएट करोगे, तो बाय डिफॉल्ट भी आपका ऑन क्रिएट का लिखा होता है, नहीं होता तो ऑन क्रिएट करके एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कोड आपका लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ तक, जस्ट इस लाइन को छोड़ के। ये लाइन आपको खुद से लिखनी होगी। सेट कंटेंट व्यू, सेट करना है अपने कंटेंट व्यू मैंने आपको बताया जो आपने शो कराना है। इसमें आर रिसोर्स, उसके अंदर लेआउट, और लेआउट के अंदर मेन अंडरस्कोर लेआउट, हमने इसका नाम रखा है फॉर एग्जांपल मेन अंडरस्कोर लेआउट डॉट एक्सएमएल। तो हमने उसका लेआउट के अंदर हमें पता है कि एक्सएमएल फाइल होती है तो हमने इसको मेन अंडरस्कोर लेआउट दे दिया। रिसोर्स को एक्सेस करने का क्या तरीका होता है अपने कोड के अंदर के रिसोर्स, उसके बाद रिसोर्स टाइप कौन सी है। अगर आप वैल्यूज को कर रहे हो, अब स्ट्रिंग को कर रहे हो, मेन्यूज को कर रहे हो, तो आप यहाँ लिखोगे r.menu डॉट आगे जो भी उसका सब फाइल का नेम होगा या आईडी होगी उसको आपने कॉल करना है। हम लेआउट कर रहे हैं रिसोर्स टाइप, और रिसोर्स में नेम क्या है मैंने उसको एक्टिविटी, तो उसको कॉल कर रहे हैं। चले आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोड करते हैं एक्सएमएल जो हमारा, इसको हमने बता दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यार इनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं लेआउट के साथ साथ तुम्हारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मैंने आपको भी बताया। जिस तरह लीनियर लेआउट के साथ हमने ओरिएंटेशन दी है, तो ओरिएंटेशन स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट है हमारे लीनियर लेआउट का। इसी तरह हम डिफरेंट लेआउट यूज करते हैं, उनको हम यूटिलाइज करके हमने उनको इंटीग्रेशन करते हैं अपने, और उसको डेवलप करते हैं डिफरेंट लेआउट्स को अपने, कस्टमाइज करते हैं लेआउट्स को अपने अकॉर्डिंगली। ईच व्यू एंड व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स सपोर्ट्स देयर ओन वैरायटी ऑफ एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स, कि हर व्यू और हर व्यू ग्रुप की अपनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स होते हैं। Some attributes are specific to view objects, but some are common to all view objects because they are inherited from the root view class, like the ID attributes. इसका ये मतलब है कि कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और कुछ जेनेरिक होते हैं। जो स्पेसिफिक होते हैं वो जस्ट उसी व्यू के साथ ही होते हैं जिस व्यू में हम इसको यूज कर रहे होते हैं, जबकि जो हमारे जेनेरिक जो हमारा व्यू ग्रुप होता है और कुछ जो कॉमन होते हैं ऑल व्यू ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब वो सब में यूज होते हैं। लाइक आईडी यूज हो रही है, तो आईडी हर व्यू ग्रुप की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जिसको हम यूज करके अपने किसी भी लेआउट के अंदर उसको कॉल करके यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह के कुछ जेनेरिक होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं व्यू ग्रुप्स के, कुछ जस्ट उन व्यू ग्रुप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ सारे व्यू ग्रुप्स के कॉमन होते हैं जो सब व्यू ग्रुप्स में यूज हो सकते हैं। आईडी की आपको एग्जांपल बताइए। एंड अदर एट्रीब्यूट्स आर कंसीडर्ड लेआउट पैरामीटर्स
which are attributes that describe certain layout orientation of the view group objects as defined in the object parent view group. अच्छा, कुछ आपके जो होते हैं एट्रीब्यूट्स जो लेआउट के पैरामीटर्स होते हैं, जो कि आपके व्यू जस्ट लेआउट पैरामीटर्स में यूज होते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं होते, डिस्क्राइब करते हैं सर्टेन लेआउट ओरिएंटेशंस को, और ऑब्जेक्ट्स पेरेंट ग्रुप को जो आपके व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। जिस तरह आपको ओरिएंटेशन बताया तो ओरिएंटेशन आपके पेरेंट ग्रुप है या लेआउट का पैरामीटर है, ना कि सिंपल लेआउट का है, और सॉरी सिंपल व्यू का है। आईडी है तो आईडी को हम कहते हैं जो कॉमन एट्रीब्यूट है जो सारे हमारे व्यूज में यूज होता है, व्यू ऑब्जेक्ट में जिसमें हम यूज करते हैं। तो आईडी आपकी इंटीजर होती है, वैसे बैकएंड पे इंटीजर होती है, आप तो उसको स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं ना, लेकिन बैकएंड पे उसको पास होकर वो इंटीजर में होता है। और पासिंग पता है ना, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज होना। अब व्यू ऑब्जेक्ट में हैव अ इंटीजर आईडी एसोसिएटेड विद इट टू यूनिकली आइडेंटिफाई द व्यू विद इन द ट्री। जो आपका व्यू ग्रुप होता है उसमें इंटीजर आईडी होती है, एसोसिएटेड होती है, जो यूनिकली आपका आइडेंटिफाई करता है व्यू ग्रुप को। दिस इज एन XML एट्रीब्यूट कॉमन टू ऑल व्यू ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको बता चुका हूँ XML का एट्रीब्यूट आईडी और कॉमन होता है सारे ऑब्जेक्ट्स में, डिफाइंड बाय द व्यू क्लास, एंड यू विल यूज इट वेरी ऑफन, और आप इसको बहुत ज्यादा यूज करोगे, मस्ट यूज करोगे। अच्छा, कई दफा आप लोग कई एट्रीब्यूट्स अगर कॉल नहीं भी करते हैं, तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग की टेक्निक ये है कि आप जब भी कोई व्यू डिफाइन करो या यूज करो तो उसकी आईडी लाजमी दे दिया करो। उसको आईडी यूज करो या ना करो, आईडी मस्त दे दिया करो, एक यूनिक। अच्छी प्रोग्रामिंग ये प्रैक्टिस है। सिंटैक्स इसका क्या होता है कि आप लोग XML के टैग के अंदर आईडी लिखोगे तो आईडी, जो ही आईडी लिखोगे तो ये आपका लिखा हो जाएगा एंड्रॉइड आईडी। और इसका ये पूरा सिंटैक्स ऐसे होता है कि आपने सबसे पहले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आईडी है, आईडी यूज करो, उसके बाद @ का सिंबल बिगिनिंग में स्टार्ट हो गया, उसके बाद प्लस का मतलब कि ऐड करो, इस लेआउट के अंदर एक आईडी को ऐड करो। आईडी हमने एट्रीब्यूट दे दिया, और हमने ये वाला सिंटैक्स इसका पूरा होता है कि @ प्लस आईडी और /my बटन। माई बटन तो इसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी, जो कि हमने एक यूनिक आईडी दे दी है। हमने जब भी कॉल करना है, फॉर एग्जांपल आईडी माई बटन दिया तो हम माई बटन को ही कॉल करेंगे, तो माई बटन से वो व्यू आपका एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रिंग वैल्यू पास किया, लेकिन इंटीजर वैल्यू मैंने अभी बताया कि आपका क्या होता है, व्यू हमेशा इंटीजर आईडी होती है, तो क्या करते हैं, इसको पास कर देता है, माई बटन स्ट्रिंग को पास कर देते हैं बैकएंड पे एक इंटीजर वैल्यू में। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई, ये यूनिक इसकी यहाँ से आगे जो होगी ये सिंटैक्स में फॉरवर्ड स्लैश के बाद ये वाला पार्ट तो आपका आईडी हो गया। और ये हमने बता दिया कौन सी टाइप है आईडी है, और ये दो जो हम स्पेशल कैरेक्टर यूज करें इनका क्या मतलब है देखते हैं। @ सिंबल है या ऐड सिंबल है, ये बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग इंडिकेट दैट XML पार्सर शुड पार्स एंड एक्सपेंड द रेस्ट ऑफ द आईडी स्ट्रिंग एंड आइडेंटिफाई एज द आईडी सोर्स। पास करती है, मैंने आपको पहले बताया है कि आप बता दें कि यार पासिंग कर दो माई बटन में और इंटीजर में, और इसको इंडिकेट कर दो एक आईडी सोर्स में। अच्छा, दूसरा हमारा जो है प्लस का बटन है। प्लस का मतलब है क्या होता है कि मींस कि आपने न्यू रिसोर्स इस आईडी में यूज किया है जो क्रिएट कर रहे हैं, और इसको ऐड कर दो माई रिसोर्सेज में, प्लस कर दो। अब माई बटन आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आईडी यूज नहीं की किसी के साथ, तो आप प्लस का बटन लग जाओगे। लेकिन अगर आपने पहले से माई बटन की आईडी यूज किया तो फिर प्लस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो आप जस्ट @ID माई बटन लिख सकते हो। तो प्लस का मतलब है कि आप ऐड कर रहे हो, और ये @ पार्सिंग के लिए होती है जो इंडिकेट करती है XML को कि आप स्ट्रिंग आईडी ऐड कर रहे हो, जो कि या कोई भी आईडी आईडी बेसिकली ये पार्सिंग के लिए होती है। आप स्ट्रिंग कर सकते हो, बटन क्या नाम है, डायरेक्ट आप इंटीजर वैल्यू यूज करिए, कोई भी यूज कर लो, लेकिन नॉर्मली स्ट्रिंग ही वैल्यू होती है और जिसको पास करता है इंटीजर में। प्लस का मतलब न्यू आईडी ऐड हो गया, और आईडी का मतलब हम आईडी एक ऐड कर रहे हैं, प्लस आईडी, प्लस कुछ और लिखेंगे तो वो ऐड करेगा, और उसके बाद उसका जो भी आपने आईडी का नाम रखा है वो लिख देंगे। व्हेन यू नीड टू रेफरेंस एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स, वो कह रहे हैं कि अगर आप एग्जिस्टिंग रिसोर्स को अगर आप रेफर कर रहे हो तो फिर आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप डायरेक्ट अगर पहले से माई बटन लिखा हुआ है तो आप क्या करो, @ID और माई बटन लिख दो। लेआउट पैरामीटर्स मैं आपको बता चुका हूँ, attributes name layout _ xyz define layout parameter from the view group attribute of view group and which it reside।
तो आपके जो लेआउट होता है स्पेसिफिक, उसके अकॉर्डिंग आपने उसके लेआउट्स यूज करने हैं और एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं। तो वो वन बाय वन हम आगे देखते हैं कि आपके लेआउट के पैरामीटर्स क्या होते हैं, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। नॉर्मली जो आपका मेन जो आपका लेआउट होता है तो उसमें मैच पैरेंट हम करते हैं कि मैच पैरेंट के साथ जितना पैरेंट की स्क्रीन का साइज है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दें। तो ये दो उसके होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप रैप कंटेंट यूज करते हो तो रैप कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप जो डेटा उसमें एंटर कर रहे हो, साइज ऑफ द जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दो। अगर आपने जस्ट फॉर एग्जांपल एक बटन है, बटन लगाया तो बटन के अंदर आपने हेलो लिखा है तो हेलो जितने वर्ड में लिखा जाएगा इतना उसका साइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें सेंड लिख रहे हो तो उसका सेंड के अकॉर्डिंग साइड एडजस्ट हो जाएगा। रैप कंटेंट अगर आप उसका एडजस्ट करते हो एट्रीब्यूट, अगर उसमें लिखते हो कि हेलो आई एम, जो भी इसमें ब्ला 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 जो भी लिखते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो बटन का साइज बड़ा होता जाएगा। और अगर आप इसका एट्रीब्यूट करते हो मैच पैरेंट, तो मैच पैरेंट का मतलब है आप उसमें हेलो लिखो या जो मर्जी लिखो उसका साइज फिक्स रहेगा और वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। छोटा वर्ड है तो बाकी साइडों से लेफ्ट राइट ब्लैंक नजर आएगा, और टेक्स्ट बड़ा है तो उसे आउट चला जाएगा। अच्छी टेक्निक ये है कि आप लोग जब कोई व्यू डिफाइन करो तो उसको रैप कंटेंट कर लो, और जब लेआउट करो तो उसके लिए आप मैच पैरेंट कर लो। फिल पैरेंट जो था इसका ओल्डर एपीआई 8 से पहले वाले में आप उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू फिल पैरेंट देते थे, जो कि चेंज हो गया मैच पैरेंट हो गया। और आजकल जितनी भी उन आपके लेआउट्स हैं उनके अंदर मैच पैरेंट लिखा जाता है। इन जनरल जो जेनेरिकली स्पेसिफाइंग अ लेआउट width and height using absolute using units such as pixel is not recommended, instead using relative measurement। ये कह रहे हैं कि आप जेनेरिकली जो आपका लेआउट होता है ना, आप उसको एब्सोल्यूट यूनिट्स नहीं देते कि आपका एक्स एक्सिस में इतना पिक्सल हो जाए, वाई एक्सिस में इतना पिक्सल हो जाए। उससे क्या होता है कि आपका वो फिक्स उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स काउंट हो जाते हैं। तो उससे ये होता है कि वो स्क्रीन के साइज से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और वो प्रॉपर्ली अच्छा नहीं लगता। जायज कि आप ये सेट करो, आप उसको क्या कर दो, एब्सोल्यूट यूनिट्स ना दो बल्कि उसको रिलेटिव मेजरमेंट्स दो। जिस तरह के उसके डीपी होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स इनको बोला जाता है। डीपी मोस्टली यूज होता है रैप कंटेंट और मैच पैरेंट। मैच पैरेंट और रैप कंटेंट तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैच पैरेंट स्क्रीन के साइज के मुताबिक होगा, और रैप कंटेंट जो आपका टेक्स्ट जो आपका व्यू के साइज के अकॉर्डिंग होगा, और जो डीपी होगा वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल है। ये क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। ये बेटर अप्रोच है क्योंकि इंश्योर करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन डिस्प्ले प्रॉपर्ली अक्रॉस वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। अगर आप उसमें डेंसिटी एब्सोल्यूट यूनिट दोगे तो वो फिर क्या करेगा, वो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर आप उसको रिलेटिव मेजरमेंट दोगे तो वो डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, स्क्रीन की पिक्सल्स की डेंसिटी होती है जो डीपी होती है डिफरेंट। एलडीपीआई लो डेंसिटी पिक्सल होते हैं जो 120 डीपीआई होते हैं। ये जो आपकी वेंडर्स होते हैं इसको डिफरेंट डिवाइसेस जो डिफरेंट मोबाइल्स बनाते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस जो भी आपके हो गए उनको बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की पिक्सल स्कीम्स रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग को बनाया जाता है। एमडीपीआई मीडियम रेंज होते हैं जिसमें 160 डेंसिटी पिक्सल्स पर इंच होते हैं। फिर एचडीपीआई होता है हाई डेंसिटी स्क्रीन्स होती हैं जिसमें 220 डीपीआई होती हैं। फिर एक्सएचडीपीआई जिसमें एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी स्क्रीन्स होती हैं जिसमें 320 डीपीआई होती हैं। और आजकल के मोबाइल में तकरीबन एक्सएचडीपीआई ज्यादा यूज होता है जिसमें 3 डेंसिटी पिक्सल पर इंच होती है। तो इस तरह के यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल वो बता रहे हैं डिफरेंट आपके पास with sports as shown in the low medium high end pictures। लो डेंसिटी में आपकी वो ब्लर आते हैं, उसका साइज बड़ा करते जाएंगे। जो आपका मीडियम होता है उसमें थोड़ा आपको क्लियर नजर आता है। अब एक जितने वो साइज अगर मेमोरी भी यूज कर रहे हैं तो उसमें साइज बड़ा होगा लेकिन क्लियर नहीं होगा। और इसमें वो जितना एरिया ये लो डेंसिटी में इतनी बड़ी स्क्रीन कवर कर रही है, इसमें हाई डेंसिटी इतना से स्क्रीन कवर करेगी सेम अगर आप पिक्सल यूज कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हाई डेंसिटी में आपके नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होते हैं, लो डेंसिटी में नंबर ऑफ पिक्सल्स कम होते हैं। डीपीआई डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स जो तीसरा मैं आपको बता रहा था। मैच कंटेंट और रैप कंटेंट और मैच पैरेंट जो आपने देख लिया था। तीसरा हमारा जो था वो वर्चुअल पिक्सल यूनिट होती है, वर्चुअल होती है नॉट अ फिजिकल, जिसके बैकएंड पे वो ऑटो कैलकुलेशन करती है और उसको विजुअली उसको डिजाइन करती है आपकी व्यू के अकॉर्डिंग। यूनिट दैट यू शुड यूज व्हेन यू डिफाइनिंग यूजर इंटरफेस layout to express layout dimensions or position in a density independent way। क्या आपकी विजुअल यूनिट होती है जो कि आपके यूजर इंटरफेस को
डिफाइन करती है और एक्सप्रेस करती है लेआउट डायमेंशंस को, पोजीशन को, ये सारी चीजें। अच्छा, जो डीपीआई होती है वो इक्वल होती है 1 फिजिकल पिक्सल ऑन 160 डीपीआई स्क्रीन। जो आपकी डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्चर्स होती है, कि मतलब कि टू 1 फिजिकल पिक्सल ऑन अ 1, जो फिजिकल पिक्चर 1 होता है वो 160 डीपीआई स्क्रीन को देखती है, डेंसिटी पिक्सल पर इंच, व्हिच इज द बेसलाइन डेंसिटी अज्यूम्ड बाय द सिस्टम फॉर अ मीडियम डेंसिटी स्क्रीन। तो मीडियम जो आपकी डेंसिटी स्क्रीन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर कहें तो वो मैंने आपको पता होता है कि 1 फिजिकल जो पिक्सल होता है, फिजिकल पिक्सल्स जो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं, उसको विचुअली वो 160 डीपीआई स्क्रीन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करती है, उसके मुताबिक ये फॉर्मूला को करते हैं। मीडियम में 160 होता है, मैंने आपको पहले बताया, लो में 120 होता है, फिर हाई में चेंज होता है 240, एक्स्ट्रा हाई में 320, इस तरह वो कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल में आप लोग वही चीज ड्रा करोगे तो अब क्या करेगा, आपका एक जितना स्क्रीन में शो होगा लो, मीडियम, हाई डेंसिटी स्क्रीन विद गुड सपोर्ट ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। हमने क्या किया था कि हमने लो में देखा था तो उसका साइज और था, हाई में और था, पहले मीडियम में और था, जब हम पिक्सल यूज कर रहे थे, फिजिकल पिक्सल। जब हम विजुअल पिक्सल यूज करें, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, ये ऑटोमेटिकली आपको एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, जिसमें वो क्या करता है, आपकी डिफरेंट जो आपकी क्या कहते हैं पिक्सल्स की क्वांटिटी है, साइज का जो है, उसको एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू डीपीआई, और उसको फिर सारी स्क्रीन पे एक जैसा ही शो होता है, लो भी, मीडियम भी और हाई भी। ये इसका कुछ आपको टेबुलर फॉर्म है कि फिजिकल विड्थ जो होती है आपकी एक 1.5 इंच है तो एचटीपीआई में 1.5 करेगा। डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स का है, डॉट पर इंच 160 यूज करते हैं मीडियम में, हाई में वो 240 करता है। विजुअल पिक्सल आपके ये होते हैं और एक्चुअल पिक्सल के अकॉर्डिंग 240, 360 होते हैं। बेस लाइन 1 है, 1.5, ये ठीक है। ये कुछ आपको फैक्टर्स हैं जो आपको मैप करके बता रहा है डीपीआई को फिजिकल जो आपके पिक्सल के साथ है। लेआउट पैरामीटर में आपको रिलेटिव मेजरमेंट में आपको बता दूं फिर इन जनरल कि आपको एब्सोल्यूट यूनिट्स रिकमेंड नहीं किए जाते। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी देना है तो रिलेटिव मेजरमेंट देनी है आप लेआउट के अंदर, डीपीआई की फॉर्म में या फिर रैप या मैच पैरेंट की फॉर्म में। तब आपको होपफुली तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। पहले दो को पहले बताया था और डीपीआई भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। लेआउट्स को हमने जेनेरिकली बहुत डिटेल में डिफरेंट फैक्टर्स को देख लिया है, क्या यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं। अब हम कुछ लेआउट्स को वन बाय वन अलग अलग डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका कॉमन लेआउट्स लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है। लीनियर लेआउट में क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइज करता है अपने चिल्ड्रन को टू अ सिंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रो। आपके जो ओरिएंटेशन दोगे इसके अंदर, मैंने आपको एग्जांपल ऊपर भी बताई थी कि उसके एट्रीब्यूट है एक ओरिएंटेशन का, कि आपने मस्ट इसकी ओरिएंटेशन देनी होती है लीनियर लेआउट के अंदर। तो आप जब उसकी लेआउट में उसके ओरिएंटेशन दोगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो आप उसके जितने भी चाइल्ड व्यूज होंगे, उसके अंदर जितने भी नेस्टेड व्यू यूज हो रहे होंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेगा सिंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रो में, जिस सीक्वेंस में आप बनाओगे। तो वो मस्ट है कि उसके अकॉर्डिंग वो फ्लो करते हैं। जो आप लेआउट सेट करते हैं, जब वो स्क्रीन से बाहर जाएगा तो वो साथ में स्क्रॉल व्यू आपको शो होगा, तो आप ऊपर नीचे करके उसको देखोगे अगर लीनियर लेआउट यूज कर रहे हो। रिलेटिव लेआउट में क्या होता है कि एनेबल करता है टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ईच अदर। तो रिलेटिव में ये होता है कि स्पेसिफाई करता है हर ऑब्जेक्ट की लोकेशन के अकॉर्डिंग टू द उसके जो एडजेसेंट लेआउट होते हैं, वो व्यूज होते हैं उनके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट लेआउट है तो उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड उसके लेफ्ट में शो होगा, राइट में, टॉप में, बॉटम में, जहां भी डिस्प्ले होगा उसको वो उसके अकॉर्डिंग सेट करेगा। और ग्रिड लेआउट होता है जिसमें हम स्क्रीन्स को डिवाइड कर देते हैं रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर लेआउट, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। कोड के साथ देखेंगे कैसे उसको हम जावा में कॉल करेंगे और कैसे इसको फिर आउटपुट आएगी। तो एग्जांपल के साथ, कोड के साथ हम इसको देखेंगे। ये एडिट किया गया था एपीआई लेवल 1 से ही ऐड है। इसके दो आपके जो डायरेक्शंस होती हैं, वर्टिकल होता है या हॉरिजॉन्टल। तो इसमें आपने मस्ट है कि इसके एट्रीब्यूट्स है, ओरिएंटेशन को आपने मस्ट लिखना होता है और बताना होता है कि कौन सा आपने अगर लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं तो आपने कौन सा लेआउट इसके ओरिएंटेशन देनी है। वर्टिकल इस तरह आपको होगा, हॉरिजॉन्टल इस तरह शो होगा। लीनियर लेआउट के अंदर अब आपका क्या हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास आउटपुट आ रहा है, टू एडिट टेक्स्ट है, सब्जेक्ट भी एडिट टेक्स्ट है, मैसेज भी एडिट टेक्स्ट है, लेकिन इसका साइज बड़ा है, बाकी का छोटे छोटे है। और एक सेंड का बटन है, एक बटन है, 3 हमारे एडिट टेक्स्ट है।
तो हम देखते हैं कि इसको कैसे लीनियर लेआउट के अंदर लिखा जाएगा। इसका कोड हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपने लीनियर लेआउट के अंदर एट्रीब्यूट्स, लीनियर लेआउट लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट उसको मैच पेरेंट का देगा। बाय डिफॉल्ट मैच पेरेंट का देगा, बाय डिफॉल्ट हाइट दे देगा, बाय डिफॉल्ट उसकी लेफ्ट राइट पैडिंग दे देगा। अब वो आपसे ओरिएंटेशन पूछेगा। ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट वो मेरे ख्याल में वर्टिकल रख देता है आप नए वाले में, नहीं तो आपने उसको खुद से देना है। वर्टिकल रखना है ओरिजेंटल, क्योंकि हमारा ये जो है ये वर्टिकल है, वन आफ्टर अदर इसके व्यूज शो हो रहे हैं, इसलिए हम इसके लिए क्या रखेंगे, वर्टिकल। ये हो गया, ये हमने इसका लेआउट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ इससे आगे क्या लिखेंगे, एडिट टेक्स्ट 3 लगाएंगे। इसके बाद आपने पहले इसको देख लें, चाइल्ड एज अ लीनियर लेआउट आर स्टैक्ड ऑन वन एंड आफ्टर अदर, the vertical list will only have one child per row no matter how wide they are, horizontal list will have only one row high। अच्छा, मार्जिन और इसकी ग्रेविटी दे सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट देखें कि आपका जो वर्टिकल है लेआउट, वो उसमें आपने वन चाइल्ड अदर यूज करना है। अगर आपने वर्टिकल रख दिया तो आपने एक एडिट टेक्स्ट बनाया तो ये इधर ही रहेगा, दूसरा उसके बाद यूज होगा, तीसरा उसके बाद यूज होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल का दिया तो वो पहला होगा, फिर उसके बाद इस सीक्वेंस में होगा, हॉरिजॉन्टल वे में, और ये वर्टिकल वे में वन चाइल्ड आफ्टर अदर यूज होगा। तो ये हमने इसका लेआउट रख लिया। अच्छा, इसके अंदर हम एक और करते हैं, साइनिंग वेट कर देते हैं इंडिविजुअल चिल्ड्रन विद एंड्रॉइड लेआउट वेट एट्रीब्यूट्स। अगर आप इसमें वेट भी देना चाहेंगे लेआउट के अंदर, कुछ और आपको एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ अदर देन ओरिएंटेशन, वेट, हाइट के अलावा, तो वेट देंगे तो उसका क्या होगा कि आपको उसमें एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को बार बार डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई वेट 0 है तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो मैसेज में आपको नजर आ रहा होगा ये बड़ा साइज है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसको एक्स्ट्रा स्पेस भी प्रोवाइड कर दिया, तो इसको हम कोई वेट दे देंगे जिससे आपको एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक, चाइल्ड व्यू कैन स्पेसिफाई अ वेट वैल्यू एंड दे में, अच्छा वेट हमारा चाइल्ड में होता है, मेन लीनियर लेआउट के अंदर नहीं होता, बल्कि उसके चाइल्ड में होता है, जिस तरह हमने ऊपर एडिट टेक्स्ट यूज किया। एनी रिमेनिंग स्पेस इन द व्यू ग्रुप इज असाइन्ड टू चिल्ड्रन, जो हमारे पास स्क्रीन के अंदर स्पेस बच जाएगी वो हम किसको दे देंगे, जिसको हमने वेट असाइन किया होगा। बाय डिफॉल्ट वेट आपका 0 होता है। दोबारा ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पे हमने पहले को एक एडिट टेक्स्ट लगा दिया, दूसरा भी लगा दिया, बटन भी लगा दिया, तो वो कह रहा है कि हमने वेट इसको साइन कर दिया, तो जो स्क्रीन में साइज स्पेस बच गई है, तो वो हमने जो इसको मैसेज को हमने जो वेट देंगे तो वो उसको असाइन कर देगा वो साइज स्क्रीन का, बाकी जो फ्री स्पेस होगी। हमने लेआउट ऊपर लिख लिया था, लीनियर लेआउट का कोड, उसके बाद आपने उसी कोड के अंदर लिखना है। ये फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट का जो ऊपर कोड बताया ना, वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। उससे आगे हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट, क्योंकि हमने 3 एडिट टेक्स्ट लगाए और एक बटन। पहले 2 एडिट टेक्स्ट हमारे सिंपल हैं, जिसमें हमने मैच पेरेंट कर दिया है, और 2 हमने उसकी आईडी दे दी, सॉरी आईडी इसकी अभी नहीं दी, वैसे आईडी भी दे देनी चाहिए इसकी 2 की। उसके अंदर हिंट का आपका एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि आपने 2 किसकी तरफ जो ईमेल करनी है उसका एड्रेस यहाँ पे देना है। हिंट, जो ही आप ईमेल एड्रेस लिखोगे तो हिंट वाला वो रिमूव हो जाएगा। हिंट सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट लिखना है वो आपने कर दिया है। तो ये आपने कोड लिखेंगे लीनियर लेआउट के अंदर, तो आपका यहाँ तक 2 और सब्जेक्ट वाला भी ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद हमने एक और एडिट टेक्स्ट लगाना है, मैसेज वाला, और एक बटन लगाना है। ये हमने 2 एडिट टेक्स्ट लगाए, उसके बाद हमने एक और एडिट टेक्स्ट लगाया, मैच पेरेंट कर दिया, लेआउट हाइट इसकी 0, और ये देखें वेट हमने 1 दिया है, तो अब इसका क्या होगा, ये 2 हमने जो रेड लाइन में लिखा है इसको एक्स्ट्रा हमने एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं। एक हाइट की है कि हमने हाइट इसकी 0 डीपी 0 डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल दे दिए कि टॉप से जहाँ से वहां से मैच कर रहे हैं, और वेट 1 कर दिया है, जितनी स्क्रीन में साइज फ्री स्पेस होगी वो सारी इसको असाइन कर दो 2 और सब्जेक्ट के बाद, तो वो उसके बाद वाली सारी को इसको जो है ना स्क्रीन में जो साइज बचा है वो मैसेज वाले स्ट्रिंग जो है उसको मिल गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, एक बटन लगाया सेंड वाला, तो हमने सेंड वाला बटन उसके बाद लगाया, तो उसके बाद जो स्पेस थोड़ी कम हो जाएगी और नीचे उसके बटन लग जाएगा, उसको हमने वेट दे दिया 100 डीपी। आप इसकी मर्जी है तो आप रैप कंटेंट भी कर दो, हाइट भी रैप कंटेंट कर दिया, तो अब वेट भी रैप कंटेंट करो, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपका होगा उसको सेट कर देते हैं। तो हमने सेंड का बटन लगाया तो उसमें सेंड लिख दिया है। और हमने अच्छा एक और हमने ये एट्रीब्यूट ऐड किया कि ग्रेविटी लेआउट अंडरस्कोर ग्रेविटी, कि स्क्रीन की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कहाँ से शो। हमने राइट लिखा तो इसका मतलब राइट साइड पे शो होगा, अगर लेफ्ट लिखते तो राइट लेफ्ट पे होता, ग्रेविटी सेंटर करते तो सेंटर में होता, तो हमने राइट पे लिखा है, तो ये आपको ये देखें राइट पे स्क्रीन के राइट पे शो है बटन सेंड वाला। तो ये इसका हमने जो आपके सामने लीनियर लेआउट था
3 एडिट टेक्स्ट और जिनके अंदर हिंट दिए थे 2 सब्जेक्ट और मैसेज, और एक बटन का हमने कोड लिखा है। तो वो ये सारा कोड है, एक ये स्लाइड और उसके अंदर आपने फिर ये 2 स्लाइड्स कोड लिखा है। तो आपका ये इस तरह के जो आपकी स्क्रीन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये आपका सिंपल लीनियर लेआउट था। इसके बाद हम आ जाते हैं रिलेटिव लेआउट पे। ये भी हमारा API लेवल 1 से ही ऐड है। रिलेटिव लेआउट में क्या हम करते हैं, डिस्प्ले करते हैं चाइल्ड व्यू को इन द रिलेटिव पोजीशन। वहां पे हम क्या कर रहे थे कि हम लोग एक ओरिएंटेशन बता रहे थे और उसके अकॉर्डिंग उसकी एडजस्टमेंट हो रही थी, वन आफ्टर अदर। वर्टिकल है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और हॉरिजॉन्टल है तो एक उसके साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, इस तरह यूज होगा। तो पोजीशन जो होगी ईच एलिमेंट की स्पेसिफाई होगी रिलेटिव टू द सिबलिंग एलिमेंट्स, लेफ्ट ऑफ और बिलो अनदर व्यू और इन पोजीशन रिलेटिव टू द पैरेंट, ये वो ब्ला ब्ला जो भी आपका होगा, जो भी आपने उसकी पोजीशन देनी होगी उसके मुताबिक एडजस्ट होगा। हमने लेफ्ट ऑफ बोला है तो किसी के लेफ्ट पे शो होगा, बिलो बोला है तो इसके बिलो में। फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन लेआउट है, तो ये दोनों इसको क्या आ रहे हैं, बिलो। हमने कहा कि इसके बिलो में शो कर दो। इस रेल को हमने कह दिया इसके लेफ्ट में शो करा दो, और इसको हमने कह दिया कि इसके राइट पे शो करा दो। इस तरह हमने रिलेटिव पोजीशन देनी है, ना कि एब्सोल्यूट पोजीशन देनी है लीनियर लेआउट की तरह वन ऑन आफ्टर। तो वो स्क्रीन का साइज बड़ा होगा तो इनके व्यू के साइज बड़े हो जाएंगे, छोटा होगा तो छोटे हो जाएंगे, और इसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएंगे। उसको हम इसकी कोडिंग देखते हैं, जिसमें हमने क्या किया है, हमने एक एडिट टेक्स्ट लाया है रिमाइंडर नेम, और हमने यहाँ पे डेट लगा दिया, यहाँ पे टाइम लगाया है, और इसके बाद एक बटन लगा दिया। इसका कोड देखते हैं ये कैसे लिखते हैं। तो वहां पे हमने लिखा था लीनियर लेआउट, यहाँ पे हमने रिलेटिव लेआउट लगा रहे, तो हमने रिलेटिव लेआउट की क्लास को कॉल किया, उसका टैग यूज किया, और इसके अंदर हमने उसके एट्रीब्यूट दे दिए। अब देखो बाय डिफॉल्ट ये लिखे जाएंगे मैच पेरेंट और ये चीजें, वो जिस तरह लीनियर लेआउट में थे। वहां पे हम ओरिएंटेशन अलग से देते थे, जिस तरह वर्टिकल दी थी लास्ट एग्जांपल में। यहाँ पे हम क्योंकि रिलेटिव यूज करें तो ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं होती, ओरिएंटेशन देते ही नहीं है, तो इसलिए ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट है लीनियर लेआउट का, रिलेटिव का नहीं है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लेआउट एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके अंदर हम बाकी चीजें लिखेंगे। Relative layout is very powerful utility for designing a user interface because it can eliminate nested view groups and keep your layout hierarchy flat, which improves performance. Relative layout जो है वो आपका as compared to linear layout अच्छा है, जो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। और कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है कि जो आपके नेस्टेड व्यूज होते हैं, कि लीनियर लेआउट के अंदर सब हमने लेआउट यूज किया, सब व्यू यूज किया, इस तरह हमने एक दूसरे के अंदर, तो उससे आपकी क्या होगी, आपकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है लेआउट की, जिससे आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। तो वो कहते हैं कि आपकी नेस्टेड एलिमिनेट कर देता है नेस्टेड व्यू ग्रुप्स को, और हायरार्की परफॉर्म करता है कि एक लेवल बनते जाते हैं आपकी डिफरेंट व्यूज के, जिससे आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, relative layout lets child view specify their position relative to the parent view or to each other specified by ID. Relative layout में क्या होता है कि हम उसकी पोजीशन को रिलेटिव कर देते हैं कि पेरेंट में क्या था उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड में कहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, या एक दूसरे अकॉर्डिंग के एक लेआउट व्यू जो आपका पेरेंट व्यू है वो चाइल्ड के लेफ्ट पे शो, चाइल्ड जो है वो पेरेंट के राइट पे हो, या पेरेंट चाइल्ड के टॉप पे हो और चाइल्ड पेरेंट से बिलो में हो। तो इस तरह आप कोई भी बता सकते हो, और आपस में इनकी कम्युनिकेशन कैसे बताएंगे, यार ये जो आईडी है इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे शो, और ये दूसरे वाली इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्प्ले है, तो इसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर देता है। बाय डिफॉल्ट ऑल चाइल्ड व्यूज आर ड्रॉन एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द लेआउट। बाय डिफॉल्ट जो होते हैं आपके चाइल्ड जितने व्यू हैं वो आपके टॉप लेफ्ट ऑफ द लेआउट, कि आपके यहाँ पे जो होगा लेआउट के वहाँ पे होते हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। पहला लेआउट यहाँ लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो बनते जाएंगे, स्क्रीन में कवर होते जाएंगे। इस तरह मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इस तरह वो होगा। So you must define the position of each view using the various layout properties available from relative layouts. तो आपने क्या करना है, डिफाइन करना है पोजीशन का हर व्यू को यूजिंग द वेरियस लेआउट प्रॉपर्टीज, क्या हर लेआउट की प्रॉपर्टीज को यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना है जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपने उसको वहां पे उसके मुताबिक आपने लिख देना है। लेआउट के पैरामीटर्स हैं। अच्छा, जो इसमें से इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आप बहुत से पैरामीटर्स हैं। रिलेटिव लेआउट के अंदर पैरामीटर्स काफी ज्यादा हैं, आपने यूज करने होते हैं अकॉर्डिंगली। हर लेआउट का जो भी आप व्यू यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं।
नाम से समझ आ रही है कि आपका एक एट्रीब्यूट है लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप। अगर ट्रू कर देंगे तो ये क्या होगा, टॉप एज ऑफ द पेरेंट। ये होगा आपके पेरेंट के सबसे टॉप एज जो होगा ना, जहाँ पे पेरेंट स्टार्ट हो स्क्रीन वहां पे चला जाएगा अलाइन पेरेंट टॉप। कि जो आपने लीनियर लेआउट लगाया है उसके अंदर जहाँ भी आप कोई व्यू यूज करें तो वो पेरेंट पे टॉप पे चलेगा। लेआउट सेंटर वर्टिकल, और सेंटर में इसको ट्रू करेंगे तो उसका स्क्रीन के सेंटर में शो हो जाएगी। लेआउट बिलो, आप किसी भी आईडी के साथ लेआउट बिलो करेंगे तो जो पेरेंट होगी, जो पहले से आपका व्यू बना होगा उससे नीचे शो कर देगी। टू राइट ऑफ, तो जो भी आपने लेआउट लगाया होगा उसके राइट पे वो शो हो जाएगी। किसी भी आपने जिसके आईडी पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग राइट पे शो हो जाएगी। अच्छा, लेआउट पैरामीटर्स ईच लेआउट प्रॉपर्टी इज आइदर अ बूलियन टू एनेबल अ लेआउट पोजीशन रिलेटेड टू द पेरेंट। बूलियन होगा ट्रू या फॉल्स। ट्रू करेंगे तो उस पेरेंट जिसकी आईडी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसकी एडजस्ट कर देगा। फॉल्स करेंगे तो उसको नहीं, और ट्रू ही करना होता है। बूलियन में आपने ट्रू लिखना होता है। अगर यूज करना है तो आप ट्रू लिखोगे, ट्रू लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर देगा। आईडी रेफरेंस को आप दोगे। एंड योर एक्सएमएल लेआउट डिपेंडेंसीज अगेंस्ट अदर व्यू एंड द लेआउट कैन बी डिक्लेयर इन एनी ऑर्डर। आप डिपेंडेंसी जो होंगे व्यू किसी ऑर्डर में डिस्प्ले करोगे, जिस ऑर्डर में आप दिखाओगे उसी ऑर्डर में वो डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन डिक्लेयर दैट व्यू 1 बी पोजीशन बिलो व्यू 2 और इवन इफ व्यू 2 इज द लास्ट व्यू डिक्लेयर इन द हायरार्की। अब व्यू 1 को कहते हो कि यार वो पोजीशन हो व्यू 2 के बिलो, नीचे शो, व्यू 1 के नीचे व्यू 2 को शो कर दो। यार व्यू 2 को आप कह रहे हो नहीं, सबसे लास्ट पे शो कर दो। स्क्रीन की सबसे लास्ट ऑप्शन व्यू कर दो, जो भी आपने जितने भी व्यूज यूज किए उसके अकॉर्डिंग सबसे लास्ट पे, तो वो भी हो जाएगा। पोजीशन रिलेटिव टू द पेरेंट, अलाइन पेरेंट टॉप में आपको बता चुका हूँ। अलाइन पेरेंट कर देगा टॉप, पेरेंट बॉटम, तो पेरेंट के सबसे बॉटम में ले जाएगा, पेरेंट के लेफ्ट पे ले जाएगा या फिर राइट पे ले जाएगा। सेंटर कर देगा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगा कि टॉप से बॉटम कैलकुलेट करेगा, और ये सॉरी हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट देखेगा और वर्टिकली टॉप से बॉटम देखेगा। पेरेंट के जितने भी आपका जो पेरेंट है उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्क्रीन शो करना है तो सेंटर एंड पेरेंट कर दो। तो इस तरह के आपने लेआउट्स की अपनी पोजीशन बतानी है और वो उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। ये तो पेरेंट के साथ था, और ये आपने ऑलरेडी कोई व्यू बनाया हो तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। तो उसके अकॉर्डिंग आप लेआउट अबव कर दो, लेआउट बिलो, टू लेफ्ट ऑफ, टू राइट ऑफ, जिस तरह भी आपने एडजस्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी डिस्प्ले हो जाएगा। अलाइन टॉप बॉटम, आप वो ये बता रहे हैं कि आप पेरेंट के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, रिलेटिव टू द पेरेंट, और रिलेटिव टू द अदर व्यूज भी आप कर सकते हो इसको। तो जैसे आप चाहोगे आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो। तो अब हम वही कोड देखते हैं। आज ये जो हमने ड्रा किया था, ये इसके लिए हमने रिलेटिव लेआउट लगा दिया था। इसके अंदर हमने एक एडिट टेक्स्ट लगाना है, एक स्पिनर लगाना है दो, और एक बटन लगाना है। तो ये हमने रिलेटिव कर दिया, उसकी पैडिंग लेफ्ट राइट कर दिया, तो हमारे पास ये इस तरह का रिलेटिव लेआउट बन जाएगा जो टॉप लेफ्ट से शो होगा। जो भी हम चीज़ ड्रा करेंगे इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से स्क्रीन के। तो हमने क्या किया, रिलेटिव लेआउट ऊपर वाली स्लाइड को लिखा है, उसके अंदर हम लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आईडी आपने मस्त देनी है। लीनियर लेआउट में भी आप दिया करो, अच्छी तरीके टेक्निक है, और यहाँ पे भी आप दे दिया करो। तो हमने क्या दे दिया, नेम। जो हमने सबसे ऊपर लिखा है नेम लिखेंगे, और उसके मैच पेरेंट रैप कंटेंट, तो हमने विड्थ उसकी मैच पेरेंट कर दी और हाइट उसकी जितना टेक्स्ट का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा। और हैंड क्या है कि वहाँ पे रिमाइंडर टेक्स्ट आपको रिमाइंडर शो। तो रिमाइंडर का हमने जो एडिट टेक्स्ट लगाया उसको आईडी नेम दे दिया। अब हम नेम को कॉल करेंगे इस लेआउट के अंदर, तो उसका क्या मतलब है, इस रिमाइंडर की बात हो रही है। तो रिमाइंडर नेम क्या, हमने टेक्स्ट लिखा है रिमाइंडर एंड सॉरी, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर नेम नहीं आएगा बल्कि सिर्फ रिमाइंडर शो होगा। रिमाइंडर शो होगा, नेम नहीं होगा। नेम तो इसकी आईडी है, वो शो नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, स्पिनर लगाया। स्पिनर लगा के हमने उसके डेट्स कर दिए। आईडी उसके हमने रखी है डेट, हमने उसकी डेट कर दी है, उसकी विड्थ 0 dp रैप कंटेंट कर दिया, और हमने उसको बता दिया ये जो मैं आपको बताता रिलेटिव लेआउट के अंदर करना होता है ये चीज़ थी ना। इसको हम लेआउट को दिखा दो बिलो आईडी नेम। नेम हमने बनाया था रिमाइंडर, तो हम कह रहे हैं कि रिमाइंडर के नीचे इसको डिस्प्ले कर दो। जो ही रिमाइंडर है उसके साथ नीचे इसको दिखाओ, किसको, डेट वाले आपने स्पिनर जो हम लगा रहे हैं, जिसके अंदर आप ड्रॉप डाउन देखोगे। स्पिनर क्या होता है डिटेल में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू ड्रॉ हो जाए। तो वो हमने डेट्स लिखाया, तो डेट्स वाली हमारी वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, हमने उसको बिलो भी बता दिया, और दूसरा हमने क्या कह दिया, अलाइन पेरेंट लेफ्ट, कि जो पेरेंट है उसके लेफ्ट से ट्रू कर दो। इसका मतलब है कि जो पेरेंट स्क्रीन है जो हमने लेआउट लगाया उसके स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट करो, इसको लेफ्ट से स्टार्ट करो।
और लेआउट टू लेफ्ट ऑफ टाइम्स, और इसको कहां तक लेके जाओ कि जो हमारी टाइम की आईडी है वहां तक। अब टाइम तो अभी ड्रॉ नहीं किया, तो पहले ये क्या हो जाएगा, ये पूरी स्क्रीन पे लेफ्ट से स्टार्ट होगी और राइट तक चली जाएगी, और हमने लेफ्ट बता दिया और बिलो बता दिया है डेट के, तो हमारी ये इस तरह ड्रॉ होगी ये, और ये हमारी इस तरह जाएगी, ये यहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है, पूरी स्क्रीन पे भी जाएगी। आप इसकी आउटपुट देखना। तो हमने बताया कि जो टाइम वाला हमारा उसके लेफ्ट कर दो, टाइम अभी हमने ड्रॉ नहीं किया, तो ये टाइम वाला हम यहाँ पे उसका कोड लिखेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डेट इस तरह आ जाएगी, जो डेट होगी। अच्छा, दूसरे हमने क्या लगाया, टाइम, उसके लिए हमने आईडी दे दिया टाइम्स, उसको वेट दे दिया 96 और रैप कंटेंट कर दिया 96 वेट दे दिया है। अच्छा, इसके हमने वेट भी दी थी ना, वेट के 0 से स्टार्ट करो फ्रॉम द लेफ्ट, और इसको हमने कह दिया कि 96 dpi से स्टार्ट करो, मिड ऑफ द स्क्रीन से या जहाँ भी। और हमने ये क्या बता दिया है, एक तो हमने बिलो बता दिया है नेम, कि जो रिमाइंडर नेम था उसके नीचे इसको भी डिस्प्ले करो, डेट को भी हमने उसके नीचे दिखाया, इसको भी उसके नीचे दिखाया, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, पेरेंट राइट ट्रू। हमने जो डेट थी उसको किया था लाइन पेरेंट लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही थी, और ये हमने राइट से किया ट्रू, तो ये राइट साइड से स्टार्ट होगी, तो हमारी आउटपुट कुछ इस तरह बनेगी। ये हमारी पूरी मैच पेरेंट थी, ये हमारी लेफ्ट से स्टार्ट हो रही थी, और ये 96 पिक्सल से स्टार्ट हो रही थी, और ये राइट पेरेंट के राइट, इसका पेरेंट ये था, इसके अकॉर्डिंग राइट से स्टार्ट कर दो, इसके ये लेफ्ट से स्टार्ट करो, इसको हमने लाइन पेरेंट लेफ्ट किया था, इसको हमने लाइन पेरेंट राइट किया, तो ये इसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। और दोनों को हमने बिलो रखा था नेम के, तो नेम के बाद ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने बटन भी लगाना है, तो बटन हमने लेफ्ट माउस पे लगाया और सॉरी राइट माउस पे लगाया, तो उसका कोड क्या होगा, हमने रिलेटिव लेआउट के अंदर हमने एडिट टेक्स्ट भी लगा लिया है, हमने स्पिनर लगा दिया, डेट का भी स्पिनर लगा लिया है, टाइम का भी। उसके बाद हम लगाएंगे बटन का, बटन का हमने सब क्लास या क्लास को कॉल किया, उसके अंदर वेट का हमने लगा दिया 96 dp हुई। 96 dp का क्या मतलब कि बिल्कुल नीचे शो टाइम के नीचे, जहाँ से टाइम का स्पिनर स्टार्ट हो रहा था वहां से ही ये बटन स्टार्ट हो, रैप कंटेंट कर दो और बिलो कर दो टाइम के नीचे, टाइम से नीचे इसको डिस्प्ले करो। हमने वो वाला डिस्प्ले क्या करना है, बिलो टाइम, टाइम के नीचे डिस्प्ले करो। एक तो हमने बता दिया कि वेट इसकी 96 पिक्सल से स्टार्ट हो, और दूसरा किसको, टाइम के नीचे ये डिस्प्ले हो। तीसरा हमने राइट से ट्रू कर दिया, तो ये हमारी राइट टाइप साइड पे ये बटन एक ड्रॉ हो जाएगा, और इसका नाम स्ट्रिंग में क्या लिखो, डन, और बटन में लिखो हो डन। तो ये हमने इसका कोड भी लिख दिया। तो ये क्या कर दिया, एक तो बिलो टाइम वाली आईडी के नीचे आ जाए, दूसरा 96 पिक्सल से स्टार्ट हो टाइम के साथ ही, तीसरा हमने इसको लाइन राइट ट्रू कर दिया तो यहाँ से शो हो रहा है, और चौथा टेक्स्ट लिखा है तो उसके अंदर डन शो हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कोड था रिलेटिव लेआउट लिखने का, इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। ये हम लास्ट वाला पढ़ेंगे अभी, ग्रिड लेआउट, और इसके बाद हमारे लेआउट्स तकरीबन खत्म हो जाएंगे। आजकल जो आपने देखा होगा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, तो वो बना हुआ होता है, तो उसको भी आप देख लेना। उसके अलावा भी बहुत से लेआउट्स होंगे। ग्रिड लेआउट थोड़ा इजी है, लेकिन इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा आपको एरेज वाले जो आपका टॉपिक था ना, आपने जो एरेज पढ़ी हैं उसको समझना होगा। जिस तरह हम एरेज 2D एरे के अंदर हम देते थे रोज एंड कॉलम की फॉर्म में डेटा, उसी तरह इसको भी हम मैनिपुलेट करेंगे स्क्रीन के साइज को। तो ग्रिड लेआउट जो है वो जिस तरह लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट आपका ऐड था एपीआई लेवल 1 से, तो ये आपका एपीआई लेवल 14 में ऐड किया गया था, स्टार्ट से एंड्रॉइड के अंदर नहीं था। इसी तरह कंस्ट्रेंट लेआउट भी स्टार्ट में नहीं था, वो अभी 1920 एपीआई के बाद, बल्कि 24-25 एपीआई के बाद ऐड हुआ है कंस्ट्रेंट वाला। तो इस तरह के आपके लेआउट ऐड अप होते जा रहे हैं, और जो आपकी एडवांसमेंट आती जाएगी आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर लेआउट्स ऐड होते जाएंगे। अच्छा, ग्रिड लेआउट में क्या होता है कि आपका जो स्पेस होती है, स्क्रीन की साइज जो होता है उसको डिवाइड कर देता है रोज एंड कॉलम्स एंड सेल्स। पहले रोज एंड कॉलम्स है, और हर एक रो और कॉलम जो है जो डिवीजन होती है उसको एक सेल में हम कहते हैं। ग्रिड लेआउट प्लेसेस व्यूज इन इट ऑटोमेटिकली। ग्रिड लेआउट जो होती है वो प्लेस करती है आपके व्यू को ऑटोमेटिकली, बट इट आल्सो पॉसिबल टू डिफाइन द कॉलम्स एंड रोज एंड डेस्क टू प्लेस अ व्यू इनटू अ ग्रिड लेआउट। वो ऑटोमेटिकली आप जो ही आप रोज एंड कॉलम का नंबर देते हो ना, फॉर एग्जांपल 4 या 3 या 5 दे दिया, तो वो क्या करेगा, 5 रोज 2 कॉलम बना देगा, 3 करेगा, 3 रोज 3 कॉलम ऑटोमेटिकली बना देगा। लेकिन उसको आप अपनी मर्जी से भी आप डिफाइन कर सकते हो, उसकी लोकेशन वगैरह बाकी चीजें भी। With the span property of cells, it is possible to make a view span multiple rows or columns. स्पेन प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको क्या करती है, पॉसिबल करती है मेक टू व्यू स्पेन मल्टीपल रोज एंड कॉलम। क्या आप क्या करोगे, स्पेन आपको अलाउ करती है कि आप मर्ज कर सकते हो 2 या 2 से ज्यादा रोज या कॉलम को आपस में, जो आप स्पेन के अंदर दोगे वो आपस में मर्ज भी कर सकते हो, कुछ भी आप इसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। अच्छा वो ये जो नोट लिखा हुआ है रेड में कि आपका ग्रिड लेआउट जो है अवेलेबल हुआ था एपीआई लेवल 14 के बाद।
तो आपका मिनिमम एसटीके प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए एटलीस्ट 14 या से ऊपर होनी चाहिए। उससे नीचे वाले में अगर आप उसकी एपीआई लेवल सेट करोगे ग्रेडल के अंदर, तो क्या करेगा वो, फिर इसको सपोर्ट नहीं करेगा ग्रिड लेआउट को। तो मिनिमम आपने सेट करनी है 14 या अबव, और आजकल तो 20 से 25 26 से नीचे कोई लिखता ही नहीं है। तो आप वो वाला लिखोगे तो उससे क्या होगा कि आपका उसको ये सपोर्ट करेगा ग्रिड लेआउट, 40 से नीचे वाले को सपोर्ट नहीं करेगा। चलिए इसका कोड देखते हैं और इसके एग्जांपल देखते हैं। ग्रिड लेआउट हमने लिखा है, तो अब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मैच पेरेंट, इसका हाइट और विड्थ तो आ ही जाएगी, ये तो बाय डिफॉल्ट लिखा होगा। इसके अंदर हमने जो है ना, यहाँ से नीचे हमने इसको खुद से बताना है, ये एट्रीब्यूट जो रेड फॉर्म में लिखा हुआ है। कॉलम काउंट इसका एक ग्रिड लेआउट का एट्रीब्यूट है, जिसमें हम बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए। फिर दूसरा रो काउंट, कितने रोज होने चाहिए। फिर ओरिएंटेशन इसमें बताएंगे कि हॉरिजॉन्टली सेट करें या वर्टिकल। अभी हमने 3 कॉलम 3 रो किया है, तो अभी तो खैर इसमें वर्टिकल करें और हॉरिजॉन्टल एक जैसे डिस्प्ले होगा। अगर 4 कॉलम और 3 रो करेंगे तो फिर इसको नजर आएगा कि 4 आपके वर्टिकली इसको हॉरिजॉन्टली क्या करेगा कि आपका रोज एंड कॉलम को हॉरिजॉन्टली फिर डिवीजन दिखाएगा स्क्रीन की उसके अकॉर्डिंग। हमने 3 रोज 3 कॉलम किए हैं, तो उसका क्या मतलब हमारी टोटल डिवीजन कितनी होगी, 9 डिवीजन हो जाएगी। स्क्रीन के सेल्स कितने बन जाएंगे, 9। 3 हमारे जो है कॉलम पहले रो में, फिर 3 दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, इस तरह। और इसका भी आपके कॉलम के काउंट ऐसे ही होंगे एज इट इज, जिस तरह हम काउंट करते थे एरे के अंदर इंडेक्स को। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता था, इसी तरह यहाँ कॉलम और रो आपकी 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 कॉलम, फिर 0 1 2 3 रो, इस तरह होगी। तो हमारा जो टेक्स्ट है ए है, ये हमारा क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट हमारा इसका कॉलम नंबर रो नंबर 0 0 होगा। पी का हमारा रो 0 कॉलम 1, सी का रो 0 कॉलम 2, फिर इसका डी का हो जाएगा रो 1, सॉरी रो 1 जी कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, इस तरह इसको करेगा बाय डिफॉल्ट। तो इसका देखते हैं, हमने ये कोड लिखेंगे, इसकी आउटपुट क्या आएगी। हमने कॉलम काउंट दे दिया, रो काउंट दे दिया, ओरिएंटेशन दे दी, तो स्क्रीन का आपका इस तरह से ड्रॉ होगा। ए बी सी के 3 रोज और 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया, और ए बी सी हमने लिख दिया। इसके अंदर टेक्स्ट ए, पहले में टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हमने एट्रीब्यूट यूज किए हैं, टेक्स्ट इस तरह, और वो उनमें लिखता जा रहा है ए बी सी। आप लाजमी टेक्स्ट, आप इनके अंदर इमेजेस भी लगा सकते हो। ग्रिड व्यू मोस्टली यूज होता है, जो अपने मोबाइल के अंदर गैलरी में जाओ तो वहाँ पे पिक्चर्स का जो शो होता है, इमेज व्यू जो होते हैं, तो आपने हर एक के अंदर इमेज व्यू लगा दो। यहाँ पे टेक्स्ट लगा दिया, आप इमेज व्यू लगाओगे तो हर डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट इमेजेस शो हो जाएंगे। ग्रिड लेआउट में आप क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि यार जो टेक्स्ट है हमारा, टेक्स्ट यू एंड टेक्स्ट, उसके साथ हमने 2 एट्रीब्यूट ऐड कर दिए कि लेआउट रो 1 और लेआउट कॉलम 2, ये यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। हमने 0 0 पे नहीं होना चाहिए, हमें लेआउट कॉलम 1 और सॉरी रो 1 और कॉलम 2 में होना चाहिए, मतलब सबसे लास्ट में होना चाहिए। आई थिंक नहीं 3 है ना, हमारे 3 है तो 2 के, हाँ 2 में होना चाहिए। और हमारा जो एफ है वो 0 0 में होना चाहिए। ए एफ की जगह और एफ ए की जगह आ जाएगा, तो इसका इस तरह हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए ए एफ की जगह शो हो रहा है और एफ ए की जगह शो हो रहा है। इस तरह भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। अगर एडजस्ट नहीं करोगे तो जिस तरह हमने पहले देखा है तो बाय डिफॉल्ट शो होगा, लेकिन हम खुद से अगर इसके साथ एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे तो वो फिर अपनी मर्जी से हम उसको जहाँ जिस तरह जो टेक्स्ट जहाँ शो कराना चाहिए वो शो होगा। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताई है कि गैलरी की पिक्चर्स है तो बाय डिफॉल्ट सेट होती है, जो नई पिक्चर आती है वो गैलरी में पहले 0 इंडेक्स पे आ जाती है और वो आगे बाकी एक इंडेक्स आगे मूव कर जाते हैं पहले। अच्छा, फिर हम क्या कह रहे हैं, स्पैम मैंने आपको बताया था रो स्पैम कि फैला देना, कि रो को फैला दो 2 जो रहता है ना 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक रो में फिल कर दो, ग्रेविटी फिल कर दो, उसको सेंटर कर दो। तो बी वाला जो होगा वो आपको देखेगा आपको साथ स्पैम हो जाएगी। इसी तरह ई है तो ई का हमने कॉलम को स्पैम कर दिया 2 में, तो इसको हमने फिल कर दिया, तो ये 2 कॉलम को मर्ज कर देगा। तो इसके आउटपुट क्या आएगी, हमने इसके साथ कुछ एट्रीब्यूट ऐड किए हैं। देखो बी क्या किया है, बी ने साथ वाले को भी मर्ज करके बी का साइज बड़ा हो गया। इस तरह हमने बॉटम वाले को किया तो बॉटम वाला इसके साथ मर्ज हो गया। तो ई का इस तरह हो जाएगा, बी को हमने रो को स्पैन किया और ई में हमने कॉलम स्पैन किया, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आप क्या है, टेक्स्ट व्यू ए बी सी डी की। अच्छा, इसके अलावा एक नेस्टेड हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट व्यू के अंदर एक क्लास जिसमें हम स्पेस का यूज कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम स्पेस दे दो, एक रो एक कॉलम, 2 कॉलम को मिला दो, कॉलम 1 और रो 1 को आपस में मिला दो, और उसमें कॉलम स्पेस कर दो, उसमें कुछ भी ना लिखो, बस वो खाली छोड़ दो स्पेस और उसको 2 को मर्ज कर दो।
तो इस तरह इसकी लेआउट आ जाएगा। कॉलम 1 रो 1 इसको हमने मर्ज कर दिया, उसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, हमने उसको क्या कहा कि स्पेस क्रिएट कर दो, तो वो क्या करेगा, स्पेस क्रिएट कर देगा, तो ये कर देगा। तो ये था जी आपका लेआउट का था टॉपिक, ये वाला मैंने आपको साथ में शेयर कर दिया है, रेफरेंस शेयर कर दिए कुछ। ये देखिए आपको नेविगेशन कंट्रोल सारे इस पेज पे लेआउट को आपको दिखाएगा। आप कुछ और पढ़ना चाहो तो आप यहाँ से डिटेल में लेआउट पढ़ लोगे, नेविगेशन व्यू, बाकी चीजें जो आप देखना चाहो ये सारी यहाँ से ही मैंने इसको हेल्प आउट लिया था। सॉरी दोबारा देख लेता। तो ये आपके व्यू और व्यू ग्रुप्स आए थे, फिर यहाँ से मैंने आपको राइट एक्सएमएल बताया था, कुछ लेआउट टेक्स्ट व्यू बताया था, एट्रीब्यूट्स बताया था, आईडी का बताया, तो ये सारी चीजें ये पूरे इसके नोट्स बने हुए हैं।